कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं, आत्मसम्मान की वजह से छोड़नी पड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो न्यूज़ करेंगे हम 27 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं उनको पूरे डिटेल में हम देखेंगे आज। और साथ में आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप 2018 से लगाए अब तक सभी महीने के करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन सभी पीडीएफ की लिंक जो है मिल जाएगी और डायरेक्ट आप पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने आभासी माध्यम से पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता यानी कि इंडिया यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर डायलॉग की मेजबानी की और इस वार्ता में भारत का लीडरशिप किसने किया। देखिए, जितने भी सम्मेलन होते हैं विदेशों में या फिर भारत की तरफ से आयोजित होते हैं तो उसमें लीड कौन कर रहा है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आभासी माध्यम से हुई अभी हाल ही में जो पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता है इसकी, ठीक है। तो इसकी मेजबानी भारत की तरफ से की देवेश उत्तम ने। देवेश उत्तम कौन है, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत की तरफ से जो है जो आपका ये सम्मेलन यानी कि डायलॉग हुआ था, ठीक है। तो इस वार्ता में भारत के विदेश मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव हैं देवेश उत्तम, इन्होंने भारत का लीडरशिप किया था। और ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन का लीडरशिप किया था जेनिफर एंडरसन ने, इसको याद रखिएगा। और देखिए, भारत और ब्रिटेन दोनों पक्षों ने जो है इस वार्ता के बाद, ठीक है, भारत यूके 2030 रोड मैप के हिस्से के रूप में लोगों को संपर्क को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। और दोनों पक्ष इस वार्ता के अगले दौर के 2022 में जो है लंदन में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित करने पर सहमत भी हुए। यानी कि अगला जो सम्मेलन होगा ये 2022 में होगा, कहाँ पर, लंदन में होगा। अभी तो ये जो है आभासी रूप से हुआ है, इसको याद रखना है। और दूसरा सबसे खास चीज ये रखना है कि देवेश उत्तम ने जो पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता थी इसमें भारत का लीडरशिप किया। दूसरा, देवेश उत्तम कौन है, ये जो है विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, ठीक है। और ब्रिटेन की तरफ से इस आभासी वार्ता में जो है किसने लीडरशिप किया था, इसमें जो है लीडरशिप किया जेनिफर एंडरसन ने। और देखिए, दूसरा प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रारंभिक बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। देखिए, आज एक और समिति आपके सामने आ गई। थोड़ा सा मैं अपनी फोटोज को यहाँ से यहाँ खिसका देता हूँ। देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रारंभिक बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और इस समिति के अध्यक्ष होंगे के कस्तूरी रंगन। देखिए, के कस्तूरी रंगन जो है एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं भारत के, एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, शिक्षक और विचारक और एक तरीके से जो भी कहिए समाज सुधारक भी बोल सकते हैं इनको। तो ये बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है के कस्तूरी रंगन। इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो और वो चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी गई हैं। अब याद रखिए, ये एक समिति बनाई गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, किस लिए, स्कूल प्रारंभिक बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए, ठीक है। तो इस नए पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए जो 12 सदस्यीय समिति होगी इसको लीड कौन करेंगे, के कस्तूरी रंगन। और देखिए, जो ये समिति होगी 12 सदस्यों वाली, तो इस समिति में जो है मतलब समिति का कार्य क्या होगा। देखिए, ये समिति जो है ये राज्य के पाठ्यक्रम ढांचे से इनपुट लेने वाले 4 क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय फोकस समूह के द्वारा अंतिम रूप से दिए गए स्थिति पत्रों यानी कि पोजीशन पेपर्स पर जो है चर्चा करेगी और डिसाइड करेगी कि पढ़ाई के लिए क्या सिलेबस वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, अगर हम बात करें कि कस्तूरी रंगन की तो इनका पूरा नाम क्या है, इनका नाम पूरा है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। इनका फुल नेम क्या है, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। और लोग इनको इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक के तौर पर ज़्यादा जानते हैं। और देखिए, जो नई वाली शिक्षा नीति तैयार की है इसको तैयार की थी इन्हीं की टीम ने, ठीक है, इन्हीं की अगुवाई वाली टीम ने। तो इनकी अगुवाई वाली 9 सदस्यीय समिति ने अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति का प्रारूप मई महीने में ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया था। और देखिए, जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन है ये मूलतः एक वैज्ञानिक हैं और 9 साल तक ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो है चेयरमैन के तौर पर अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं।
और ये शिक्षा के क्षेत्र से अब जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक तो थे ये। और इनको पद्मश्री सम्मान, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मानों से जो है अलंकृत किया जा चुका है। और आपको बता दूं जो आपके डॉक्टर कस्तूरी रंगन है, ये साल 2003 से 2009 तक जो है राज्यसभा के सदस्य भी रहे, यानी कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी घुस गए ये। योजना आयोग के ये सदस्य भी रह चुके हैं। देखिए योजना आयोग को समाप्त करके बाद में जो है तो कहलाया गया था नीति आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन के बारे में डिटेल बताई, इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में किसने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी कि इंडिया डेब्ट रीसॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है। तो देखिए इस कंपनी की स्थापना केंद्र सरकार ने की है। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी कि इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की गई है। और आपको बता दूं भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड जो है ये अशुद्ध ऋणों को साफ करने के लिए जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ जो है मिलकर काम करेगी, इसको याद रखिएगा। और आपको बता दूं जो कोई भी कंपनी अगर बनती है, ठीक है, तो कंपनी में उसके शेयर होल्डर्स भी होते हैं और जिसके पास 51% कम से कम शेयर होता है वही उस कंपनी का मालिक कहा जाता है। तो इसमें 51% शेयर तो केंद्र सरकार के पास ही रहेगी क्योंकि भैया वही इसकी स्थापना कर रही है। और इसके शेयर धारक कौन कौन होंगे? देखिए जो ये भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड बन रही है, ठीक है, तो इसके शेयर धारक होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और IDBI बैंक, ठीक। तो ये सभी बैंक जो है ये शेयर धारक होंगे किसके? इंडिया डेब्ट रीसॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के। और चौथा प्रश्न की हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंसिंग के लिए जो है WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए ग्लोबल फाइनेंसिंग के लिए भी हाल ही में WHO के राजदूत बनाए गए हैं गार्डन ब्राउन। गार्डन ब्राउन एक बहुत बड़ा नाम है, क्यों? क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन को हाल ही में ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का अभी हाल ही में राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े देश हैं वो छोटे देशों की मदद करें कोरोना वैक्सीन वगैरह के लिए, तो इसलिए इनको WHO का राजदूत बनाया गया है ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग का। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में RBI के द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ में साझेदारी की है? तो देखिए ये कंपनी वीज़ा है। देखिए आपने देखा होगा आपका जो ATM कार्ड होता है उस पर लिखा होता है नहीं, यहाँ पे कुछ इस साइड में वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, मतलब बहुत सारी कंपनियों के नाम। तो जो कंपनी ये कार्ड बनाती है उसका वो नाम होता है। बाकी यहाँ पे सीधे बैंक का नाम लिखा होगा SBI जो भी है, फिर आपका नाम होगा, फिर आपके बारे में डिटेल्स होगा, कार्ड नंबर होगा, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कार्ड के पीछे काली पट्टी होती है, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, वो मैग्नेटिक पट्टी होती है जिसमें आपके डिटेल्स लगे होते हैं। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने जो है अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए वीज़ा कंपनी के साथ हाल ही में साझेदारी की है, ठीक है। और पहले साझेदारी मास्टर कार्ड के साथ थी, लेकिन मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है RBI ने। देखिए यस बैंक और वीज़ा की बात करें तो यस बैंक के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए जो यस बैंक है इसके CEO हैं प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। और देखिए जो वीज़ा है, ठीक है, तो वीज़ा क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। और वीज़ा कंपनी जो है इसके CEO हैं अल्फ्रेड एफ केली JR और इसका मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया USA में है। और इसके संस्थापक हैं डी हॉक और इसकी स्थापना सितंबर 1958 में की गई थी। छठवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो फेडरल बैंक है, ठीक है, तो फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की है। देखिए फेडरल बैंक जो इसके MD और CEO हैं इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा केरल में है और इसके संस्थापक हैं KP होर्मिस और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। देखिए एग्जाम में जो है एग्जामिनर बहुत बड़ा मजाक करता है छात्रों के साथ। वो पूछ लेता है कि भैया फेडरल बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है बताओ, तो उसमें लिख देता है केरल, फिर उसके बाद लिख देगा दो चार विदेशी
राज्यों के नाम, मतलब अमेरिका ऑफ अमेरिका जो भी है। लोग समझते हैं यार ये तो फेडरल बैंक है, ये लगता है विदेश में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फेडरल बैंक का मुख्यालय आपका अलुवा केरल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आज़ादी के पहले 23 अप्रैल 1931 को हुई। ठीक है। संस्थापक इसके हैं केपी होर्मिस। सातवां प्रश्न आज का है, हाल ही में किस देश ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। चाइना में अब क्रिप्टो करेंसी से कोई भी लेन देन नहीं हो पाएगा, इसको याद रखिएगा। और इसकी घोषणा भी हाल ही में वहाँ की केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा की गई। तो जो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है ये चीन का केंद्रीय बैंक है, इसको याद रखिएगा। कितने लोगों को ये पता था? कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना जो है ये चीन का केंद्रीय बैंक है। देखिए आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में सबको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ठीक है, बताइए जल्दी से, भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये कौन सा है? जो भी बताएगा, जिसका भी कमेंट सही रहेगा, मैं उसको फ्री में पीडीएफ दूंगा जनवरी से लगाए अब तक का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों का प्रश्न सही है, प्रश्न का उत्तर सही होता है मेरे। देखिए बात कर रहे हैं पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की, तो इसके अनुसार बिटकॉइन और अन्य वर्चुअल मुद्राओं का व्यापार व्यापक हो गया है और आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर रहा है। और इसने क्या किया है? मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, अवैध धन उगाने, पिरामिड योजनाओं और अन्य अवैध और आपराधिक गतिविधियों को जन्म दिया है क्रिप्टो करेंसी ने। तो इसीलिए चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो है क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है। देखिए जितने लोगों ने सही जवाब दिया है वो उसका मतलब अभी स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करेंगे और वहाँ से मैं आपको जो है मतलब सबको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आठवां प्रश्न हमारा जो इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए आठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण की प्रभावशीलता, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए औद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया है? तो देखिए इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। और ये जो प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है ये योजना देशव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल करेगी। देखिए डिजिटल करने का मतलब क्या हो गया? आप घर पे बैठे हैं, इसे कंप्यूटर ऑन किया अपना, आपकी हिम्मत नहीं कर रही कि आप डॉक्टर साहब के यहाँ जाएँ, नंबर लगाएं, 500 रुपये वाली पर्ची कटा के बैठें और 5 घंटे इंतजार करें तब आपके यहाँ नंबर आएगा। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि नंबर आपका आते आते डॉक्टर साहब उठ के कहीं और चले जाते हैं, फिर आपको और गुस्सा आता है। तो डिजिटल अगर ये हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं, तो आप घर बैठेंगे और ऑनलाइन अपना नंबर लेंगे, डॉक्टर साहब यहाँ पे आपका जो है कंप्यूटर अपना ऑन करेंगे, यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? आप डॉक्टर सीधे वर्चुअली जो है वीडियो कॉल पे कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे ये फला दिक्कत है, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब पूछेंगे आपका टेम्परेचर कितना है, आप मतलब सिम्टम्स आपके जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, आपको दवाई लिख कर दे देंगे, ये दवा ले लो आप जाके, आपका जो है मतलब जो भी है स्वास्थ्य सही हो जाएगा। तो ये होता है डिजिटल तरीके का फ़ायदा। नौ प्रश्न की सिविल सेवा परीक्षा 2020 में किसने टॉप किया है? देखिए बिहार में सिविल सर्विसेज का जो है रिजल्ट आया है और शुभम कुमार जो है जो कि बिहार के रहने वाले हैं, इन्होंने टॉप किया है। तो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित किए गए यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 के अंतिम परिणामों में बिहार के कटिहार जिले के निवासी शुभम कुमार ने टॉप किया है। और आपको बता दूं आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित होने वाले शुभम कुमार आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो एक बार पूछा गया था, मतलब हमेशा तो नहीं पूछा जाता ऐसा प्रश्न, लेकिन एक बार पूछा गया था कि जो टॉप किया है वो किस संस्थान से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट रह चुके हैं। देखिए अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है सिविल सर्विसेज का, तो इसमें जो है शुभम जो है ये पहले स्थान पर रहे और इसमें जो है दूसरे स्थान पर आपकी जागृति अवस्थी रही और अंकिता जैन जो है इसमें तीसरे स्थान पर रही थी। 10वां प्रश्न आज का है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके जीसी मुर्मू हैं, ठीक है, इनको चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में। आपको बता दूं जो आपके जीसी मुर्मू हैं, ठीक है, ये वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में भारत के CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो जो आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं जीसी मुर्मू, इनको बिहार में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वाह्य ऑडिटर चुना गया है। और देखिए अगर बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, तो ये जो है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रतिष्ठान है जिसका मुख्यालय आपका ऑस्ट्रिया की वियना में है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। तो
तो इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और देखिए थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ही लाइक करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। और एक तरीके से कहा जाए मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। और आपके लिए बस इतना ही है कि आप वीडियो को लाइक करते रहिए, मैं दनादन आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भी बनाते रहूँगा। तो अभी वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है कि 25 सितंबर को किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, बताइए। देखिए अंत्योदय दिवस क्या है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में कल की वीडियो में बताया था। तो बहुत सारे लोगों को पता है, जिसको नहीं याद आ रहा है वो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेंगे। और दूसरा प्रश्न है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक उस पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। और नेक्स्ट है विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाता है, बताइए। और पांचवा है कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक किस राज्य के कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी की जाएगी, बताइए। देखिए जितने भी गेम्स हैं उनका आप एक काम करिए, अपना एक नोटबुक उठाइए, उसका पेज लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि कौन सा गेम कहाँ पे आयोजित होगा, कब किस साल आयोजित होगा, क्या तिथि रहेगी। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्टरों की। तो देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न था ये था कि 400 डेज किसकी लिखी गई उपन्यास है, बताइए। तो देखिए ये उपन्यास आपकी है चेतन भगत की, आपको याद रखना है। चेतन भगत भगत का भी हाल ही में एक नॉवेल यानी कि उपन्यास पब्लिश हुआ है जिसका नाम है 400 डेज। और दूसरा प्रश्न की हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त करके सम्मानित किया गया। तो देखिए इनका नाम है डेनियल क्रेग, ठीक है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो देखिए इसको बनाया गया हिमाचल प्रदेश में। और इसकी भी डिटेल्स मैंने आपको परसों दी थी, परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए देश आपका यमन है। और पांचवा था कि किस व्यक्ति को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए पंजाब के जो नए मुख्य सचिव बनाए गए इनका नाम है अनिरुद्ध तिवारी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद जय भारत।